हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस इंटरेस्टिंग सेशन में। आज आप लोग को 14 अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा, जिसमें महत्वपूर्ण दिवस और थीम, चर्चित व्यक्ति, अवार्ड, महत्वपूर्ण एक्सरसाइज, संस्था, बुक या लेखक, मैपिंग के माध्यम से पूरा करंट अफेयर्स डिस्कशन किया जाएगा और हर करंट अफेयर्स को आपका स्टेटिक जीके बताया जाएगा। तो आपके एग्जाम के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपके जनरल अवेयरनेस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कई सारी जानकारी आपको मिलने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के जो है क्वेश्चन का साथ। आज जो है विश्व मानक दिवस मनाया जा रहा है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे। तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको जो हम अलग से नहीं कवर किए हैं। क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष आयोग ने भारत और किस देश के संयुक्त चंद्रमा अभियान यानी मून मिशन, इंपॉर्टेंट हो जाता है, मून मिशन ल्यूपेक्स मिशन को जो है मंजूरी दी है। तो भारत जो है किस देश के साथ ये जो है ल्यूपेक्स मिशन पर काम करेगा? तो विकल्प में यूएसए, जापान, रूस, यूरोपियन यूनियन। तो सही उत्तर आपका रहेगा बी, जापान। जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा है, आप सब जानते होंगे, और इसरो अपने यहाँ की इंडिया की इसरो है, दोनों मिल करके जो है इस ल्यूपेक्स मिशन पर काम करेंगे। ये इसको जो है 2025 में जो है लॉन्च किया जाएगा। इंपॉर्टेंट हो जाता है वीडियो कह रहे हैं, क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। तो ल्यूपेक्स का फुल फॉर्म जानिएगा। ल्यूपेक्स मिशन लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, मतलब उसको जो है खोज करने के लिए, पोलर लूनर मतलब होता है चंद्रमा, तो उनके लूनर पोलर को जो है खोज करने के लिए मिशन लॉन्च किया जाएगा। 2025 आपसे बता ही दिए। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है जापान का जाक्सा और इसरो अपने इंडिया का इसरो। इसरो की स्थापना कब हुई है आप कमेंट करके बताइए। कई बार क्वेश्चन जो है आपसे पूछे हैं और आप लोग कई लोग तो बताए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश में वड़ा दशैं त्योहार मनाया गया है? तो इम्पोर्टेंट हो जाता है किस देश में मनाया गया है। तो ये वड़ा दशैं त्योहार जो है, अभी दशहरा चल रहा था तो हम लोग देखे होंगे, सब लोग जो है इसमें भाग लिए होंगे। तो इस वड़ा दशैं किस देश में मनाया गया? विकल्प में नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश। तो सही उत्तर आपका रहेगा पहला, नेपाल। इम्पोर्टेंट हो जाता है नेपाल में ये जो दशहरा का जो ये विजयदशमी ये त्योहार होता है, उसी के रूप में जो है वहां मनाया जाता है वड़ा दशैं। तो नेपाल में ये मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में डिटेल देख लीजिएगा कि यह नेपाल का सबसे बड़ा त्योहार है और इसमें जो है हिंदू और बौद्ध समुदाय जो है एकता का प्रतीक है, मतलब एकता के रूप में इसको जो हम बौद्ध, हिंदू और बौद्ध मनाते हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप सब जानते होंगे हिंदू जो है नेपाल में बहुत जो है जनसंख्या है और बौद्ध भी काफी है। तो उन दोनों को जो है दोनों लोगों को जो है एकता का एक त्योहार है, इसके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जिस तरह से यहाँ दशहरी या विजयदशमी के दिन जो है मनाया जाता है, दुर्गा पूजा जब 9 दिन बैठता है उसके लास्ट दिन, तो जो है विजयदशमी के रूप में वहां भी मनाया जाता है। और विजयदशमी के दिन जो है परिवार के बड़े लोग जो है अपने छोटे लोगों को टीका लगाते हैं और जमारा मतलब जौ के पौधे जो है देते हैं। इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द्रौपदी मुर्मू किन अफ्रीकी देश की जो है यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति होंगी? तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी तक कोई भारतीय राष्ट्रपति जो है किस देश में नहीं किया है। और आप सब जानते होंगे भारतीय राष्ट्रपति इस समय जो है एक हफ्ते के जो अफ्रीकी दौरे पर है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है इसमें कौन सा देश है जहां पहली बार जा रहे हैं? तो अल्जीरिया, मलावी, मारिटोनिया, उपरोक्त सभी। सही उत्तर आपका रहेगा उपरोक्त सभी। इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके जो है तीन देशों की जो है अल्जीरिया, मलावी, मारिटोनिया राष्ट्रपति तीनों देशों की जो है अपने एक हफ्ते की यात्रा पर है। इसमें अल्जीरिया की राजधानी देखेंगे तो अल्जीयर्स है, अल्जीयर्स। क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये तटीय देश है। मलावी जो है, मलावी की राजधानी लिलोंग्वे है और मॉरिटानिया की राजधानी नुआकसाट है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में लोकेशन आप देख लीजिएगा। ये जो आपका है अल्जीरिया, तो यहाँ इसकी राजधानी अल्जीयर से तट पर स्थित देश है ये भी, और तट पर राजधानी भी इसका है। और दूसरा देखेंगे मारिटानिया, तो मारिटानिया यहाँ है, इसकी राजधानी नौका जो है देख लीजिएगा ये है। तो इसकी राजधानी, ये भी तटीय देश है। वहीं मलावी देखेंगे तो मलावी यहाँ है। मलावी जो है नीचे देखिए आप लोग, तो यहाँ जो है मलावी है। ये जो है न्यासा झील है जिसे मलावी झील भी कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके जो है मलावी में ये जो है लैंडलॉक कंट्री है। तो इसकी राजधानी भी आपको बता दिए, लिलोंग्वे है। इम्पोर्टेंट हो जाता है। तीनों देश की जो है पहली बार जो है कोई राष्ट्रपति या भारतीय राष्ट्रपति जो है यात्रा कर रहा है।
अगला देखिएगा, किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो नवरत्न से बढ़ा करके जो है उसे महारत्न का दर्जा दिया गया। तो विकल्प में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। सही उत्तर आपका रहेगा पहला, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को, HAL को जो है महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में आप जानिएगा कि महारत्न कंपनी जो है, एक सेकंड, ये देखिएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की स्थापना 1940 में हुआ है। इसे डिटेल थोड़ा देख लीजिए, और ये न्यूज में है क्योंकि, और इसका हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु में है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये इसको जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। इसके महारत्न कंपनियों को जो है क्यों जो है महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है, तो उसके बारे में आपको ये सिर्फ इतना नहीं जानना कि महारत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया, थोड़ा सा जान लीजिए क्यों जो है दिया जाता है और क्या उसके फायदे हैं। तो महारत्न कंपनियों को जो है अन्य सीपीएससी मतलब होता है सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम है उनके तुलना में ज्यादा परिचालन और वित्तीय स्वायत्तता मिलती है। और इन कंपनियों को जो सरकार की मंजूरी के बिना 5,000 करोड़ रुपए तक का निवेश करने का अधिकार होता है। यानी बिना सरकार के जो है परमिशन के ये 5,000 करोड़ तक निवेश कहीं कर सकते हैं। महारत्न कंपनियों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विलय अधिग्रहण और रणनीतिक निवेश करने की जो है आजादी होती है। तो ये इसका फायदा है। हो सकता है आपसे डायरेक्ट ये ना पूछे किसको दिया गया, पूछे क्यों जो है दिया जाता है या इसका फायदा क्या है। और महारत्न कंपनियों के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन होते हैं जिससे वे बड़ी परियोजनाओं में जो है निवेश कर पाते हैं। और ये कंपनियां ऊर्जा, इस्पात और बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख उद्योगों में काम करती हैं। और ये इसके बारे में सब है कि वैश्विक जो है महारत्न कंपनियों को जो है वैश्विक स्तर पर काम करने का मौका मिलता है, जिससे भारत की वैश्विक स्थिति जो है मजबूत होती है। तो इसके बारे में ये है। अभी तक जो है ये 14वां कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है 14वां कंपनी बना है जिसको जो है महारत्न का दर्जा दिया गया है। इसके पहले ये 13 कंपनी है, आप इसको देख लीजिए, पूरा आप रोक के वीडियो देख सकते हैं, पूरा 13 का लिस्ट आपको मिल गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 से 27 के लिए यानी 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए मानवाधिकार परिषद के लिए कितने सदस्यों को जो है चुना है। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन जो है, कितने सदस्यों को चुना है। विकल्प में है 10, 12, 18, 22। सही उत्तर आपका रहेगा 18। इनका कार्यकाल जो है 1 जनवरी 2025 से शुरू होगा, 1 जनवरी 2025 से। तो जो है ये 3 साल का, 1 जनवरी 2025 से 3 साल का होगा। इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन देशों को जो इनके बारे में देख लीजिए, इन देशों का कार्यकाल 1 जनवरी 2025 से शुरू होगा 3 वर्षों के लिए। आपको बता ही दिए। मानवाधिकार परिषद क्या होता है, ह्यूमन राइट्स काउंसिल। तो संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का एक अंतर सरकारी निकाय है जो दुनिया भर में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए जो है जिम्मेदार है, उनकी रक्षा करती है। इसका फॉर्मेशन देखेंगे तो 2006 में हुआ था। जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के बारे में भी जान लीजिएगा थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा जारी वैश्विक सकल राष्ट्रीय आय ग्रास नेशनल इनकम रैंकिंग 2024 में शीर्ष देश कौन सा है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, GNI रैंकिंग निकाला गया है। कौन, और ये क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कौन निकाला है, तो विश्व बैंक निकाला है। इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सकल राष्ट्रीय आय में जो है कौन सा देश शीर्ष पर है। तो विकल्प में है स्विट्जरलैंड, बरमूडा, सिंगापुर, नॉर्वे। सही उत्तर आपका रहेगा बरमूडा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, बरमूडा जो है इस रैंक में जो है सबसे टॉप पर है, शीर्ष पर है। इसके बारे में डिटेल्स नहीं है तो वैसे देख लीजिए, डिटेल नहीं है। तो बरमूडा जो है कहाँ है, आप इसको लोकेशन में देखिएगा। बरमूडा से क्वेश्चन पूछा गया, शायद लोकेशन नहीं इसका नहीं डाल पाए हैं, तो जाके एक बार मैप में देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्लेस है। तो बरमूडा का जो है सकल राष्ट्रीय आय है 1,25,210 डॉलर। इतना जो है बरमूडा का सकल राष्ट्रीय आय है। वहीं अपने इंडिया का देखेंगे तो 150वें स्थान पे है इंडिया, 150वें स्थान पर, जहां का ग्रास नेशनल इनकम यानी सकल राष्ट्रीय आय
$2390 है। तो इतना में और इतना में देख लीजिएगा कितना अंतर है। तो बरमूडा जो है शीर्ष स्थान पर बना हुआ है, शीर्ष स्थान पर जो है प्राप्त किया है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आप कहेंगे सकल राष्ट्रीय आय क्या होता है? तो सकल राष्ट्रीय आय जो होता है किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद और विदेशों से जो शुद्ध आय प्राप्त होता है, या सकारात्मक या नकारात्मक, उसका योग होता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। सकल मतलब होता है पूरा। अब यही नेट किया जाता तो उसका अलग परिभाषा होता था। नेट मतलब जो निबल राष्ट्रीय आय, तो ये सकल है। ये सकल मतलब पूरा जो आ रहा है, यानी कहेंगे किसी देश के नागरिकों का सकल घरेलू एवं विदेशी आउटपुट जो आता है उसे जो है राष्ट्रीय आय का सकल राष्ट्रीय आय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सकल राष्ट्रीय आय। किसको? किसी देश के नागरिकों का सकल घरेलू एवं विदेशी आउटपुट, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला है महिला T20 क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाली सबसे युवा प्लेयर कौन बन गई है? तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी तक महिला T20 में जो है इतना जल्दी कोई 2000 रन नहीं बना पाया था। तो ये कौन बनी है? विकल्प में शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपका रहेगा पहला, शेफाली वर्मा जो है ये उपलब्धि हासिल की है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये शेफाली वर्मा के बारे में आप सब जाकर के देखिएगा थोड़ा। अभी ये जो है 21 साल का उम्र भी नहीं पूरा कर पाई है। 20 वर्ष 255 दिन ऐसे कुछ इनका कार्यकाल समय हुआ है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये अभी जो है 21 साल पूरा नहीं कर पाई है, लगभग 21 साल होने वाला है इनका। तो इस उम्र में जो है अभी तक का सबसे जो है 2000 रन बनाने वाले सबसे युवा प्लेयर बन गई है। इसके पहले किसका रिकॉर्ड तोड़े हैं, किस विश्व लेवल की खिलाड़ी हैं, उनको नाम आप बताइएगा। ये एक शेफाली वर्मा है, देख सकते हैं इनको आप। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कहाँ आयोजित किया गया। विकल्प में है गुरुग्राम, नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ। सही उत्तर आपका रहेगा इसका नई दिल्ली। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है नई दिल्ली में जो है इसका आयोजन किया गया। तो भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन, यानी डिजिटल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कृषि में डिजिटल चीजें जो है लाने के लिए ये सम्मेलन होता है। तो ये कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। डिजिटल मीन्स ये है कि मान लीजिए किसानों को जो मौसम संबंधी जानकारी बताना है तो आपको डिजिटली उपलब्ध होना चाहिए। कौन सा बीज जो है किसानों को प्रयोग करना चाहिए, किस क्षेत्र में कौन सा फसल हो सकता है, सब चीजें जानकारी अगर डिजिटली मिलने लगे तो क्या हमारा कृषि जो है, हमारे देश की जो रीढ़ है, क्या आगे नहीं बढ़ सकती है? तो उसके कारण से इस तरह का सम्मेलन होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, IBSAMAR, एक क्वेश्चन आपको बताए हैं, आप शायद ध्यान दिए होंगे। तो नामक संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास, डायरेक्टली ये नहीं बताए थे, ये पूछ रहे कहाँ हो रहा अभ्यास। अब की ये पूछ रहे हैं कि ये किसमें, कौन कौन से देश इसमें शामिल हो रहा है। तो IBSAMAR नामक संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास किन देशों की नौसेनाओं द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो किन देशों के बीच किया जा रहा है? विकल्प में भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, भारत, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, भारत, जापान, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, और भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो भारत तो सब में है, आप सब जानते होंगे, लेकिन भारत के साथ और कौन कौन भाग ले रहा है? तो पहला आपका सही होगा, भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील इसमें जो है भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये जो है दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र में हो रहा है इसका आयोजन। इसके बारे में डिटेल्स तो नहीं है। तो ये जो है तीनों देशों के बीच होने वाला नौसेना अभ्यास है, और ये अल्टरनेटिव क्रम में जो है एक बार भारत में, एक बार दक्षिण अफ्रीका में, एक बार ब्राजील में, मतलब तीनों जो है अल्टरनेटिव क्रम में होता है। और ये जो है 2008 से जो है हो रहा है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2008 से इसको प्रत्येक वर्ष नहीं, प्रत्येक दूसरे वर्ष मनाया जा रहा है, क्योंकि इसका बाद अब की बार 8वां संस्करण है। तो ये चीज आप भी देखिएगा, इसका हर साल जो है नहीं मनाया जाता है, ये मतलब एक्सरसाइज आयोजित किया जाता है। ये आपकी 8वां संस्करण है, और ये जो है 2 वर्ष पे मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अफ्रीका के जो है साइमन टाउन में, अफ्रीका के साइमन टाउन में जो है भारतीय जहाज, साइमन टाउन में भारतीय जहाज तलवार, INS तलवार पार्टिसिपेट कर रहा है इस अभ्यास में। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपसे ये पूछा जा सकता है भारत का कौन सा जो है जहाज इसमें शामिल हुआ। तो नौसेना में INS तलवार जो है नौसेना का जहाज शामिल हुआ, इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल जानिएगा, क्योंकि जो है एक क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला है, भारत में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए
डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजी लॉकर, आप डिजी लॉकर के बारे में सब जानते होंगे, और किस डिजिटल प्लेटफॉर्म के बीच जो समझौता हुआ है। विकल्प में है उमंग ऐप, UIDAI जिससे आधार जो है आपका बनता है, और दीक्षा ई सहज। तो सही उत्तर आपका रहेगा उमंग ऐप। उमंग ऐप के साथ जो है डिजी लॉकर समझौता किया है। क्यों? क्योंकि ई गवर्नेंस जो है बढ़ सके। ई गवर्नेंस मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक शासन, मतलब जो है इसका मतलब ये होता है कि सारी चीजें आपको जो है पारदर्शी रूप से होने लगे। तो जब आपके जितने आपके जितने डॉक्यूमेंट है वो आप सब जानते होंगे डिजी लॉकर पर उसको अपलोड कर सकते हैं। तो डिजी लॉकर के साथ उमंग ऐप को जो अगर मर्ज कर दिया जाएगा, मर्ज नहीं सॉरी, उसको एकीकृत किया कर दिया जाएगा, इंटीग्रेट। मर्ज दूसरा होता है, मर्ज मतलब होता है एक दूसरे को जो है उसको ग्रहण कर लेना, लेकिन एकीकृत कर दिया जा रहा दोनों को। तो आप जो है इसका सूचना जो है इस पर जाकर के उमंग ऐप के माध्यम से पूरा सूचना एक जगह जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इस तरह से जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। मतलब आप उमंग ऐप पर जाइए और डिजी लॉकर की जितनी सेवाएं हैं उसका जो है आप उपयोग कर सकते हैं। तो यही चीज यहाँ लिखा गया है कि डिजी लॉकर और उमंग ऐप को एकीकृत किया गया है, जिससे जो उपयोगकर्ता उमंग ऐप पर जाकर के डिजी लॉकर के सेवाओं का भी उपयोग कर सकते हैं। उमंग का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो ये देखिएगा गवर्नेंस के बारे में भी इसका फुल फॉर्म भी है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको जो है 2017 में उमंग ऐप को 2017 में लॉन्च किया गया था। वहीं आप सॉरी उमंग ऐप को 2015 में लॉन्च किया गया। इसको जो है शायद कंफ्यूज कर गए हैं। देखिएगा उमंग ऐप को या तो एक को जो है डिजी लॉकर है, डिजी लॉकर को शायद 2015 में किया गया है, और ये जो उमंग को 2017 में किया गया। अब थोड़ा सा कंफ्यूज है दोनों में, मतलब देखिएगा कब इसको किया गया है। अगला है सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहां पर बहुलक्ष्य उपकरण अग्नि अस्त्र जो है लॉन्च किया है। तो कहां पर आपको जो वायुसेना के जो प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी वो कहां पर लॉन्च किए हैं। तो विकल्प में है नई दिल्ली, मुंबई, गंगटोक, श्रीनगर। सही उत्तर आपका रहेगा गंगटोक। सिक्किम की राजधानी गंगटोक में इसका लॉन्च किए हैं इसको। तो वहां जो है सेना संबंधित दूसरा जो है सम्मेलन चल रहा था, इसको क्वेश्चन आपको कवर किए हैं, वहां ये पार्टिसिपेट किए थे, वहां इन्होंने जो है अग्नि अस्त्र जो है लॉन्च किया है। अगला देखिएगा किस देश ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध जो है तोड़ने की घोषणा की है। तो किस देश ने किया है? आप सब जानते होंगे इजराइल से जो है उसके आसपास वाले देश फिलिस्तीन को लेकर के किस तरह से लड़ रहे हैं। ईरान, लेबनान सब जो है एक हो गए हैं, मतलब सब जो है विवाद में कूद पड़े हैं। तो आने वाले समय में जो है समस्याएं जो है आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो कह रहा है राजनयिक संबंध किसने तोड़ दिया। तो सही उत्तर आपका रहेगा निकारागुआ ने जो है इजराइल के सारे संबंध जो है तोड़ दिया है, राजनयिक संबंध सारे तोड़ दिया। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। निकारागुआ का लोकेशन देखिए, ये है निकारागुआ। इसकी राजधानी है, यहाँ राजधानी ये है, सॉरी ये गलत दे रहा है, निकारागुआ की राजधानी सान गुआ है, सान गुआ। तो ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको आप देखिएगा। यहाँ शायद राजधानी में कुछ हमको लग रहा है कंफ्यूजन है। इसकी राजधानी जो है सान गुआ है, माना गुआ है, ये है देखिएगा, माना गुआ इसकी राजधानी है। निकारागुआ की राजधानी माना गुआ है, साना गुआ नहीं सॉरी। तो ये माना गुआ इसकी राजधानी है। इसको देखिएगा, ये क्वेश्चन जो पूछा गया है कि ये जो है किस तट पर स्थित है। तो निकारागुआ की राजधानी जो माना गुआ है ये जो पैसिफिक ओशन के तट पर स्थित है। और ये जो है निकारागुआ दोनों देखिएगा, इधर पैसिफिक है, इधर अटलांटिक है, तो दोनों महासागरों के बीच में जो है स्थित है। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, जिससे उनके पास भी यह जानकारी पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। टिल देन टेक केयर।